नमस्कार, इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। तीसरे विश्व युद्ध की आहट। जी हां, 27 सितंबर को इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खतरनाक कमांडर हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 180 से ज्यादा हवाई हमले किए। ईरान के इस हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को तबाह करने की कसम खा ली। गुरुवार देर रात इजरायली हमले में हाशिम सफीउद्दीन की भी मौत हो गई। इजराइल की आक्रामकता के बावजूद काफी समय से संयमित दिख रहे ईरान ने मंगलवार रात ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला भी किया था। ईरान के बाद मिसाइल हमलों के बाद इजराइल भड़क गया और ईरान से बदला लेने की धमकी दी। इस बात की बहुत संभावना यह भी है कि अब इजराइल का अगला निशाना ईरान की परमाणु साइट हो सकती है। यह इजराइल का एक ऐसा कदम होगा जो संघर्ष को न सिर्फ भीषण रूप देगा बल्कि तीसरे युद्ध की तरफ भी दुनिया को ले जा सकता है। ईरान इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसका पूरी दुनिया पर असर भी देखने को मिल सकता है। कुछ देश ईरान की तरफ हैं, जबकि कुछ देश इजराइल की तरफ खड़े हैं। इस वक्त दुनिया लंबी जंग की आशंकाओं से घिरी हुई है। तो आइए इजराइल ईरान की तनातनी के बीच क्या कुछ है हालात, इस आपको वीडियो के जरिए दिखाते हैं। क्या कुछ है रिपोर्ट, आपको पहले वो दिखाते हैं। ईरान ने इजराइल पर दागी 180 मिसाइल। तेल भंडारों पर हमला कर सकता है इजराइल। भारत ने नागरिकों से की ईरान न जाने की अपील। आईडीएफ ने लेबनान के 25 गांवों को खाली करने को कहा। ईरान बोला दखल न दे अमेरिका। ईरान ने कल तक के लिए सभी फ्लाइट्स कैंसिल की। ईरान और इजराइल युद्ध से पूरी दुनिया दहशत में आ गई है। ईरान ने इजराइल पर मंगलवार रात 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि हमला मोसाद हेडक्वार्टर, निवातिम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर किया गया था। ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक हमले में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। हमले के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने कहा कि हमने इजराइल की आक्रामकता का जवाब दिया है। यह ईरान के हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी था। अगर इजराइल ने पलटवार किया तो तगड़ा जवाब भी दिया जाएगा। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इस मामले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आईडीएफ ने कहा है कि हम ईरान को बख्शने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की है। बाइडेन ने अमेरिकी सेना से कहा है कि वो ईरानी हमलों से इजराइल की रक्षा करे और इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलों को मार गिराए। ईरान के पास सैनिक ज्यादा। इजराइल तकनीक में कई गुना आगे। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा। इजराइल के पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम। मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर। ईरान के पास कुल 1996 टैंक, जिनमें से 1397 इस समय जंग के लिए तैयार। इजराइल के पास 1370 टैंक, जिनमें से 1096 टैंक जंग के लिए तैयार। ईरान के पास 65,765 सैन्य वाहन,
जिनमें से 46,000 से ज्यादा एक्टिव। इजराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन, जिनमें से 34,736 एक्टिव मोड में है। अगर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 580, इसमें से 406 एक्टिव सर्विस में है। वहीं इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जिनमें से 540 जंग के लिए तैयार है। अगर खींचने वाली आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 2050 है, इजराइल के पास सिर्फ 300। ईरान के पास 775 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 150। इजराइल लेबनान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता के शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया। लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा। दो गुटों में बंट सकता है देश। कई देशों ने किया ईरान का समर्थन। अमेरिका सहित ताकतवर देशों ने किया इजराइल का समर्थन। ये कहीं विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद तेहरान, लेबनान की राजधानी बेरूत, इराक, वेस्ट बैंक और गाजा की सड़कों पर जश्न मनाया गया। तेहरान के फिलिस्तीनी चौक पर हजारों लोगों ने हिजबुल्लाह, लेबनानी और ईरानी झंडे लहराए। अब देखने वाली बात यह होगी कि युद्ध का असर कितना बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड। तो इजरायली सेना ने बुधवार रात हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर हमला किया। इन एयर स्ट्राइक में 15 लड़ाकों की मौत हो गई। लगातार इजराइल की तरफ से हमले और फिर बदले में ईरान की तरफ से हमले, ये जो दौर चल रहा है इसको लेकर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं खलबली मच गई हुई है। कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान ने सीधा हमला किया और ये कहीं ना कहीं बैलिस्टिक मिसाइल उस बात का जवाब था, इजराइल के हसन नसरल्लाह की शहादत का बदला लेने के लिए ये मिसाइलें दागी गई। और आपको बता दें कि इजराइल पर मिसाइल दागने का आदेश ईरानी सर्वोच्च नेता खमेनाई द्वारा दिया गया। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनाई ने 5 साल बाद जुमे की नमाज अता की। और साफ तौर पर अब यह कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद सीधे युद्ध का ऐलान किया जाएगा क्या? तमाम तरीके के सवाल हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हशेम सफीदीन की भी मौत हुई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा प्रमुखों के साथ सीक्रेट मीटिंग भी की है। और चलिए हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर वीएन झा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है इंडिया हेड में आपका। नमस्कार। धन्यवाद जी सर, जिस तरीके से हमले जो लगातार हो रहे हैं, चाहे हम इजराइल की बात करें, ईरान के लगातार ताबड़तोड़ हमले, और ये कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में युद्ध का शंखनाद हुआ है, इसे कहीं ना कहीं महायुद्ध की तरफ हर कोई अंदेशे की नजर से, शंके की नजर से देख रहा है। क्या कहें जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट में बनते नजर आ रहे हैं? जी हाँ, जो दृश्य सामने है उसमें तो ऑफ कोर्स महायुद्ध नहीं दिख रहा है, लेकिन जो युद्ध जो दृश्य हमारे सामने नहीं है, वो जो परोक्ष में है, जी, जो पर्दे के पीछे है,
उसमें क्लियरली महायुद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। जी देखिए, अभी लकी चीज एक ही है, एक ही चीज जो हम सबों को थोड़ी सी राहत दिलाती है कि किसी तीसरे कंट्री का, ईरान के अलावे, जी ये इसमें कूदना अभी तक नहीं दिखा है, जी और ना ही डायरेक्ट किसी का इसमें शय है। जैसे रूस और चीन, जी वो दोनों बगल में खड़े हैं ईरान के, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी किसी तरह की जो सहमति है युद्ध के लिए वो नहीं दिखाई है। जी अब बची बात ईरान की, तो ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती की है। अब चाहे वहाँ के प्रेसिडेंट हों या फिर वहाँ के सुप्रीम लीडर हों, सब आजकल के दिन में बंकर के अंदर में छुपे हुए हैं, जी। बिल्कुल सुरक्षित जगह में रहते हैं कि पता नहीं कब इसराइल का हमला हो जाए, कब उनकी जिंदगी चली जाए। तो ये सब अभी डर के साए में जी रहे हैं। जी और ये बात भी अकाट्य है कि इसराइल पलटवार तो करेगा ही। जी कितना भयानक होगा ये पलटवार, ये अभी कोई नहीं जानता है। लेकिन जितने लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू को यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में आज से 6-7 दिन पहले सुना था, जी तो नेतन्याहू ने दो बातें बड़ी क्लियरली कही थी। एक तो वो किसी भी तरह से इन जिहादी टेररिस्ट को अपनी नेबरहुड में रहने नहीं देंगे। हमास का खत्म होना है, वो खत्म होना है। जी हिजबुल्लाह की शक्ति ह्रास करनी है, वो ह्रास होनी ही है। जी और दूसरी जो एक बड़ी चीज उन्होंने कही थी कि इसराइल किसी भी शर्त पे एक न्यूक्लियर स्टेट ईरान को नहीं देख सकता, जी और इसके लिए उसे जो भी करना होगा वो करेगा। तो ये जो हम सबों ने ये बात सुनी थी नेतन्याहू की, जी तो आज के दिन में इसराइल जो है वो सक्षम है। जो ईरान ने 181 रॉकेट्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स दागे थे इसके ऊपर में, इसराइल के ऊपर में, जी उससे नुकसान भी हुई है। जो इसराइल कहता है कि नहीं कोई इससे क्षति नहीं हुई है, ऐसी जी। बात नहीं है, जी नुकसान हुआ है। लेकिन वो किस हद तक इसका रिटालिएट करेगा इसको, ये कोई नहीं जानता है। यहीं जी। पे जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो मैंने दूसरी बात कही थी कि वो न्यूक्लियर ईरान को नहीं देख सकता, तो अभी जो रिटेलिएशन होगा इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है जी कि हो सकता है कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान की, उसके ऊपर में भी प्रतिघात किया जाए। जी जी ये न्यूक्लियर अटैक नहीं है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर में अटैक करना और न्यूक्लियर अटैक करना, ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग है। जी न्यूक्लियर अटैक में क्या होता है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब गिराते हैं अपने दुश्मन पे, जी लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जो अटैक होती है, तो जो यूरेनियम के परिष्कृत करने की जो संयंत्र होती हैं, जी इन सब चीजों के ऊपर में अटैक जी जी होता जी है। तो जी सर, ये हमारे दोनों साथ जुड़े अलग-अलग रहिएगा। हमारे चीजें हैं, साथ प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़ चुके हैं, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड मेजर जनरल प्रफुल्ल बख्शी जी का इंडिया ने बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से लगातार ये जो हमले की तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक आशंका नजर आ रही है, जहां पर अब सबसे बड़ा सवाल ये भी, क्योंकि ईरान इसराइल दोनों जगह पर कई भारतीय भी फंसे हुए हैं, 20 से 22 हजार से अधिक भारतीय भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि इसको लेकर कूटनीतिक बात कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको लेकर मीटिंग की है। क्या लगता है इस पूरे युद्ध को लेकर, क्योंकि विश्व युद्ध की बात की जा रही है, ये किस अंदेशे की तरफ धकेलता नजर आ रहा है? क्या कहेंगे एज एक्सपर्ट? देखिए, मामला सीरियस जरूर है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि सुनीता जी के टोटल सीरियसनेस की डायरेक्शन में जा रही है ये लड़ाई, जी। क्योंकि अभी ईरान जो है वो किस हद तक रिटेलिएट करेगा, अभी ईरान दोबारा सोच रहा है। और अमेरिका की मीटिंग हो चुकी है जी कि इजराइल एंटी अगर रेस करता है तो कब कहाँ तक करे, क्योंकि इसके साथ में फिर बात होती है इकोनॉमिक असर जो पड़ता है पूरे रीजन में बाकी कंट्रीज के ऊपर इसको लेकर, और फिर वेपन जो इतने घातक हो रहे जी। हैं और इतने ह्यूमैनिटी के ऊपर जो असर पड़ रहा है इन घातक अस्त्रों का, उसका भी सबको बहुत फिक्र है। और जैसे कि भारतीय मूल के लोग कितनी जगह फंसे हुए हैं, और भारतीय प्रधानमंत्री को अब उसकी चिंता है कि उनको किस तरीके से निकाला जाए। तो कई कंट्रीज के जो लीडर हैं वो नहीं चाहते कि लड़ाई सीरियस
रुख ले। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत से बात का हल हो, टेम्परेचर डाउन हो, कॉन्फ्लिक्ट कम हो, ताकि इंसानियत को सरवाइव करने का मौका मिले। ये सारी की सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लड़ाई कौन कराना चाहता है। वो जो डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर, डिफेंस इंडस्ट्री जो अपना सामान बेच रहे हैं, वो बड़ा फायदा उठाते हैं लड़ाई में। सबसे ज्यादा फायदा उनका होता है। और अमेरिका की सारी इकोनॉमी लड़ाई के वेपन से बेस्ड है। वो चाहेगी, पर वो भी, अमेरिका भी इसको बैलेंस करके रखता है अपने डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट के साथ में। तो प्रेसिडेंट, लेकिन सर अमेरिका ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर ईरान हमले करता है तो कहीं ना कहीं गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं ईरान भी साफ तौर पर कह रहा है कि अमेरिका इससे दूर रहे। कुल मिलाकर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, कोई देश इसमें दखलंदाजी ना करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरीके से हमले बढ़ते जा रहे हैं, 200 बैलिस्टिक मिसाइल जो अभी दागी, उसके बाद अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सुरक्षा प्रमुखों के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। इस सीक्रेट मीटिंग में अब क्या निकल कर आएगा? तो वहीं अब जो अली खुमैनी है, उनकी तरफ से भी ये आशंका जताई जा रही है कि जैसे ही वो जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सीधे विश्व युद्ध की तरफ या युद्ध की तरफ एक नया आदेश देते नजर आएंगे। तो क्या कहें इन तमाम सीक्रेट मीटिंग्स को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मीटिंग हुई है, इसमें ये पॉइंट भी रेज हुआ होगा कि आर देयर एनी चांसेस ऑफ रिप्रोचमा के चांस हैं, क्या पीस और शांति के चांस हैं कि नहीं है। ये सारा असेसमेंट उनकी टीम बैठी हुई है, वो इसको असेस करेगी कि आपको उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के इनपुट के द्वारा क्या पीस की जा सकती है या पीस की कोई आशा नहीं है। क्योंकि इजराइल बैकफुट नहीं पकड़ा जाना चाहता कि तो हर एक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखा है और से बोल रहा हूँ, इजराइल इलाके में अटैक नहीं करता। वो अटैक करने से अभी लेबनान में किया और कई जगह पे कर रहा है। तो ये बात अभी सीरियस मामला है, लड़ाई बढ़ सकती है, इसमें दो राय नहीं है। पर इसमें अब बहुत एफर्ट पीस की तरफ भी जा रहा है और शांति को एस्टेब्लिश करने की तरफ भी जा रहा है। जी। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर वीएन झा भी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से शांति हर कोई चाहता है, लेकिन हालात जिस तरीके से बन रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात मिडिल ईस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा जो तेल का जो सोर्सेस है वहां पर है। अब आशंका ये भी है कि अगर विश्व युद्ध की तरफ हम जाते हैं तो दुनिया में कई तरीके की जो हालात है वो बिगड़ते नजर आएंगे। और यही वजह है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, हाशिम सफीदीन की जो मौत हुई है, नसरुल्लाह की मौत के बाद हाशिम को हिजबुल्लाह का कमान जो मिलने वाली थी, अब ये डबल अटैक जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं बदले और बदले की भावना को लेकर तमाम यहां पर कवायद की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, युद्ध आगे बढ़ेगा। क्या लगता है इस युद्ध के क्या अंजाम और परिणाम हो सकते हैं? देखिए, आपने पहली चीज पूछी कि क्या हम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका उत्तर अभी प्रत्यक्ष में तो नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसे हालात नहीं है कि बहुत सारे कंट्रीज पड़ेंगे और विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरी चीज आपने कही कि जो हिजबुल्लाह के दूसरे भी कमांडर्स वो भी मारे गए हैं, तो इसके बाद क्या होगा, बदला लिया जाएगा। देखिए, इस्राइल जो कर रहा है ये बदला नहीं है ये जो 7 अक्टूबर की 23 की जो घटना थी, उसके बाद इस्राइल के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था उनको अपनी अस्मिता बचाने के लिए, क्योंकि उनके औरतों का रेप हुआ था, जलाया गया था, बच्चों का नरसंहार किया गया था, नृशंस हत्या किया गया था, लोगों को पॉइंट ब्लैंक से हम लोग जिसको कहते हैं गोली मारना, वो मारी गई थी। और फिर वहां से हॉस्टेज को लेके आ गया था, जिस हॉस्टेज को हमास अभी तक रखे हुए है। तो ये जो सारी चीजें अमानवीय व्यवहार की है, ये उसका प्रतिकार है। ये बदला इसको नहीं कह सकते, ये प्रतिकार है उसका, क्योंकि ये तो अपनी जो इज्जत है वो रखने के लिए इनको ये करना है। अब बात बची कि कितने लोग मारे जाएंगे। देखिए, जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, इस्राइल हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम नहीं खाया है, लेकिन हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी को, उसकी मारक क्षमता को, उसकी प्रहार की क्षमता को,
उसको खत्म करने के लिए या उसको कम से कम फीका जी। कर देने के लिए, बहुत कम कर देने के लिए जी। वो काम कर रहा है, और वो पिछले लगभग 2 हफ्ते कर रहा है। और इसमें हम जी। सबों का मानना है कि लगभग 50 से 55% जो आर्म्स एम्यूनिशन थे हिजबुल्लाह के, वो इसमें तबाह कर दिए गए हैं। अब जहां तक हिजबुल्लाह के कैडर का बात है, एम्यूनिशन में से के फटने से कितने लोग मरे हैं इसका पूरा वर्णन किसी को पता नहीं है, जी। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 400 से 600 के बीच में हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं टेररिस्ट, जी। वो भी मारे गए हैं। तो अभी फिलहाल जो भी चल रहा है वहां पे, उसको आप इसी रूप में देखिए कि इस्राइल ने जो कसम खाई थी कि हम हमास को खत्म करेंगे जी। और हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी को हम कम से कम कर देंगे, अभी फिलहाल तो वहीं पे हम लोग अटके हुए बिल्कुल, हैं। वही हाँ। तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय की कमी है। डॉक्टर वीएन झा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े, और जिस तरीके से इजराइल ने जो मंगलवार को ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देने की कसम खाई, और यही कहना है उनका। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़े हुए, रिटायर्ड मेजर जनरल। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से झा साहब बता रहे हैं कि ये जो कसम खाई थी, ये उसका जो प्रतिकार लिया जा रहा है, और यही तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं अब इस पूरे मामले में। हालांकि कौन कौन से देश ईरान के साथ हैं, कौन से देश इजराइल के साथ हैं, ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, और इस युद्ध का परिणाम किस तरीके से पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। सबसे ज्यादा परिणाम तो ये है कि अब सारी इकोनॉमी सब देशों की डाउन होगी, जी। इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। और जो कि अपने डिफेंस के डील से फायदा उठा रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जी। ये इस बात की आपको हमसे अवगत हो जाना चाहिए। दूसरा ये है कि अब इतने सारे वेपन सिस्टम्स हाथ में आ रहे हैं। जी। 3 तो मेजर नॉन स्टेट एक्टर्स जो इस देश में हैं, हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास, इनके हाथ में अगर वेपन्स आ जाते हैं जो कि बड़े घातक है, घातक अस्त्र जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, इवन टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन, तो उनका क्या इस्तेमाल होगा, क्या जिम्मेदाराना जो हरकत होगी, उसको लेकर बड़ी चिंता है लोगों को, जी। और उनको क्या कर सकते हैं। तो इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में सारे देश के लीडर्स इस समय ये भी सोच रहे हैं कि हाँ, अगर लड़ाई, अब देखिए फैक्शन 2 बने हैं, जी। जो एक तो रेडिकल इस्लाम का फैक्शन है बिल्कुल। जो ईरान की तरफ जी। है, और तो दूसरा है इजराइल की तरफ जो नेटो और जो क्रिश्चियन फैक्शन है। ये बहुत लोग हिचकिचाते हैं इसको कहने में, मैं इसको आपको शुरू से कह रहा हूँ, ये एक किस्म से वॉर इज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, it is and between Jews are included in it. So ये सारी की सारी है, इसको माने या ना माने। बिल्कुल, इसका असर हमने देखा सर, जहां पर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद लगातार पूरे हिंदुस्तान में भी शिया समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश की कि इस मामले में कहीं ना कहीं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इन तमाम, चाहे वो इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह करे, या ईरान लगातार बदले की नियत से वहां पर मिसाइल दागे, सबसे बड़ा सवाल ये कि इस युद्ध का परिणाम क्या है, क्या हम महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी सर, रिटायर्ड मेजर जनरल और रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर वीएन झा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से अलग अलग इसके लिए राय बन रही है, चाहे इजराइल हो या फिर ईरान, अलग अलग देश अपने अपने तरीके से हाँ एक सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन सामने अभी खुलकर कोई नहीं आ रहा। वहीं अमेरिका ने पहले ही अलर्ट कर दिया कि अगर ईरान आगे बढ़ता है तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो वहीं ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि अमेरिका इससे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, और अब यह भी कहा जा रहा है क्या इसमें न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं यह आशंका घर कर गई है, और इससे पूरे विश्व में यह हाहाकार मचा हुआ है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।